तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, आज पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण कहा जाता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी या भीतरी सतह क्या हो, रंगा हुआ हो। तो किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका बाहरी या भीतरी सतह रंगा हो। यदि हम लोग गोलीय दर्पण का चित्र बनाए तो किसी खोखले गोले, किसी कांच का खोखला गोला, यानी खोखला कहा जाता है, बीच वाला भाग जो होता है वो खाली होता है। तो यदि हम लोग इसको एक खोखला गोला लेते हैं कांच का, यदि इसका हम लोग बाहरी भाग रंग देंगे, बाहरी भाग रंग दिए तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है अवतल दर्पण। यदि इसी कांच के खोखले गोले का भीतरी भाग रंग देंगे, भीतर वाला हिस्सा रंग देंगे, तो ये आपका बन जाता है उत्तल दर्पण। तो यहां से हम लोग यदि चित्र बने अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के भाग के यदि बाहरी भाग को रंग देंगे तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले का भीतरी भाग रंग देंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। तो यहाँ हम लोग चित्र देख लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण ही दो प्रकार का था, अवतल और उत्तल। तो जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रंग दे तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का भीतर वाला भाग रंगा रहे तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण का चित्र हुआ, गोलीय दर्पण। तो जब ये गोलीय दर्पण है, एक गोला के रूप में है, तो इसका अपना एक क्या होगा, केंद्र होगा। केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र आता है। वक्रता केंद्र कहते किसे हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से। सी से वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं। अब बात आती है ध्रुव। तो ध्रुव दोनों में होता है, उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी। यानी अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब एक तरह से यहाँ आ जाएगा, तो इसको कहेंगे दर्पण का क्या चीज, ध्रुव। यानी सीधा लिखेंगे, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। ध्रुव को किससे संकेत करते हैं, P से। तो अवतल दर्पण का भी ध्रुव होगा, उत्तल दर्पण का भी क्या होगा, एक ध्रुव होगा, P होगा। यानी अवतल दर्पण इसके मध्य में जो है, मध्य मतलब मान लीजिए बीच में यहाँ आया, तो इसी को क्या कहेंगे, उत्तल का ध्रुव।
अवतल में भी इसके मध्य में जो है तो उसी को कहते हैं अवतल दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव देख लिए, वक्रता केंद्र देख लिए। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या का। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या बोल सकते हैं गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये माने हैं हम लोग ये गोलीय दर्पण है, तो इसका जो त्रिज्या है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को इसी को त्रिज्या कहते हैं। सेम वही चीज है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसे गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, किसका त्रिज्या जो होगा ये होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे संकेत करते हैं आर से। इसे आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किसे सूचित करते हैं? आर से। अब हम लोग देखते हैं अगला बिंदु है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का बात करें तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को प्रधान अक्ष अक्ष कहते हैं। तो ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। तो इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ तक तो वक्रता त्रिज्या हो गया, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस दर्पण में भी हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो यही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि हम लोग इसे मान लें गोलीय दर्पण है, ये बाहर का हिस्सा रंग दें, भीतर का हिस्सा रंग दें, तो ये हो जाएगा आपका ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। तो इसको मिलाने वाली ही रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी का। तो मुख्य फोकस और फोकस दूरी को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ चलते हैं कि यदि हम लोग किसी गोलीय दर्पण के बाहरी हिस्से को रंग देंगे तो ये अवतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। तो इस दर्पण में यदि बात करें तो सबसे पहले दर्पण का क्या होगा? ध्रुव होगा। ध्रुव के बाद इधर यदि कांच का गोला है तो अपना एक केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो यानी होता क्या है कि वक्रता केंद्र नहीं भी मानेंगे तो ये मान लेंगे हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो अनंत से यदि कोई प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण पड़ेगा, अवतल दर्पण से पड़ने के बाद ये जो हमारा मुख्य अक्ष है यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो यही कहलाता है अवतल दर्पण का क्या चीज? मुख्य फोकस। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। यदि उत्तल का बात करें, किसका बात करें? उत्तल का। उत्तल में क्या होता है? बाहरी भाग रंगा रहता है कि भीतरी भाग? तो हम लोग बोलेंगे भीतरी हिस्सा रंगा रहता है। यदि उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण का सबसे पहले क्या होगा? ध्रुव होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है,
तो क्या होता है कि यह यहाँ से परावर्तित हो जाती है, परावर्तन हो जाता है, लेकिन पीछे मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसी को कहते हैं उत्तल का मुख फोकस। उत्तल का मुख फोकस। अब इसका यदि परिभाषा हम लोग देखें तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो बोलेंगे मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख फोकस दोनों के लिए होगा, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो परिभाषा इसका हो जाएगा मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से, या गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब इसमें दोनों दर्पण को मिला के परिभाषा बोलना पड़ेगा। मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष से समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख अक्ष से समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या लिखें, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत किस में होता है, तो उत्तल में। उत्तल में हम लोग देख रहे हैं कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तन हो गया और पीछे मिलती हुई क्या होता है, प्रतीत होता है। तो दोनों कैसे लिखेंगे, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। और लास्ट पॉइंट बचा फोकस दूरी। हम लोग समझते हैं फोकस दूरी, इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी कहते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दोनों में फोकस दूरी होगा, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो फोकस दूरी का परिभाषा होगा ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी का परिभाषा हो गया ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो हम लोग देख लिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी दोनों में होगा, अवतल में भी और उत्तल में भी। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।